Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to study about the poem The Attack on Sialkot written by Zulfikar Ali Ghosh. तो सबसे पहले हम जुल्फ़िकार अली घोष के बारे में बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली घोष वॉज एन अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन पोइट। एक्चुअली वो पहले पाकिस्तान में रहते थे एंड देन लेटर ऑन वो मूव करके अमेरिका में, तो इसलिए वो अमेरिकन पाकिस्तानी पोइट है और नॉवलिस्ट है। और वो सियालकोट में पैदा हुए और वो सेकुलर पर्सनैलिटीज़ के मालिक हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये पोम जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम को बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि उसका मतलब है उन्होंने अपने ही बारे में पोम लिखी है। और इस पोम में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरेशन गैप बिटवीन हिज एंड हिज ग्रैंडफादर। ओके, in the first stanza, the poet tells us grandfather 80 now, his pilgrimage to Makkah over. तो वो बताता है कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो 80 ईयर्स ओल्ड के हैं, जबकि वो अपना हज कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक कहाँ रह रहे हैं? मक्का में, इन हिज इमेजिनेशन he has done privilege. He says that his grandfather still lives in Makkah in his thoughts and imagination. The poet includes that his grandfather was inside the mosque and he was outside the mosque. वो बताता है कि जो उनके ग्रैंडफादर है ना, वो ना मस्जिद के अंदर बैठे, जबकि ये कहाँ बैठा? मस्जिद के बाहर। जो कि शो करा रहा है इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन अ रिलीजियस पर्सन एंड अ सेकुलर पर्सन। सो हिज ग्रैंडफादर इज़ अ रिलीजियस पर्सन वेयर एज ही इज़ अ सेकुलर पर्सन। नो मतलब दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं जो एक दूसरे, मतलब इन दोनों के जनरेशन गैप कह लें आप, या फिर सेकुलरिज्म कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Gunfire made Sialkot a killing to fire Pakistan eastern port fate. I listened to the news hours after hours the whole month and saw newspaper and Sialkot. ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात बताता है कि ना जो गन फायर थी ना सियालकोट पे अटैक करी थी, जो एरोज थे वो सियालकोट पे अपॉइंट किए गए थे, सियालकोट को मारने की तैयारी की गई थी, सियालकोट पे मतलब हमला किया जा रहा था हर तरफ से, लेकिन ग्रैंडफादर क्या थे? रिलैक्स थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट, मतलब उन्हें लग रहा था कि अगर जंग हो भी जाती है तो आई विल बी मर्टियार्ड और मैं शहीद हो जाऊंगा, मतलब वो इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। जबकि ये सोच रहा था कि इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इन्हें मतलब एक दुनियावी लिहाज से भी सोचना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म किया गया है एक ने उसके बारे में, हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी बताया गया है कि भाई उस टाइम एरो था किसके ऊपर? सियालकोट पे, जबकि ये सियालकोट में रहते हुए क्या सोच रहे थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा। तो इस चीज़ पे उसने कॉन्फ्लिक्ट किया अपने ग्रैंडफादर के साथ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कंट्री अपनी सिटी को हमें बचाना चाहिए किसी भी तरीके से। He says that he was not dealing with all these happenings practically but thinking religiously. यानी वो कहना चाह रहा था कि यार उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो रिलीजियसली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोच रही? मतलब जब अगर हाथ कोई हमला होता है तो कितने बच्चे कितने बड़े सब शहीद हो जाएंगे। शहीद होना इज़ अ गुड थिंग, बट इट्स अ बैड थिंग। मतलब हम शहीद होंगे ठीक है अल्लाह ताला की राह में जब हम खुद चाहेंगे, बट ऐसे मतलब घर बैठे बैठे हम पे बमबारी हो रही है या इस तरह होता है, तो ये तो बिल्कुल अनएथिकल चीज़ें हैं ना, तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? वो इसलिए ये बात करना चाह रहा था। Third stanza. It was a messy child pudding plate of a town during my first 7 years. I pulled our grandfather's beard and dragged down his turban. तो बताता है कि जब वो छोटा था उसने अपने बचपन का ये किस्सा बताया कि जब वो छोटा था तो अपने दादाजी के साथ शरारतें किया करता था बाकी बच्चों की तरह। तो उसने अपने दादाजी के टर्बन भी खींच ली थी और दाढ़ी खींचा करता था, और उसके दादाजी नमाज़ पढ़ा करते थे। वो बताते हैं कि वो 5 वक़्त के नमाज़ी थे और वो इतना ख्याल करते थे कि जब ये रात को सो रहा होता था तो इसके पाँव काबे की तरफ जा रहे होते थे, तो उनके दादाजी उठ के उसको बिल्कुल स्ट्रेट किया करते, नहीं नहीं लगने चाहिए। तो उसे लगता था कि दादाजी बहुत ही इम्प्रैक्टिकली करते हैं, मतलब वो नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते रिलीजन इज़ ऑल अबाउट। इन दिस टाइम ही वांट्स टू ही ऑफर इज प्रेयर बट विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, बट मतलब ही वाज ट्राइंग टू सेइंग लाइक रिलीजन इज अ प्रैक्टिकल वर्क, मतलब वी हैव टू प्रेयर, मतलब हमें नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए लेकिन साथ साथ हमें प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, हमें साथ साथ ये दुनिया को भी लेके चलना चाहिए। ही फील्स दैट इफ a child attitude of people who follows due to fear but didn't apply all this practically। वो कहता है किसी तरह कुछ लोग होते हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं अल्लाह के खौफ से या जो भी है, मतलब वो चाहते हैं, लेकिन वो बुराइयां करना नहीं छोड़ेंगे, वो मतलब दूसरी हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल इमोरल थिंग है। stanza 4. From east and southeast, the tanks from the air covered all the month on Sialkot in a massive pilgrimage, bloodier than the annual sacrifice of God. तो इस स्टांजा में क्या किया गया है? क्रिटिसिज्म भी किया गया है, हमारे क्रिटिसिज्म भी किया है इस पे सेक्रीफाइस के गॉड ऑफ जिस तरह हम उनको कुर्बानी करते हैं गाय वगैरह की, उसके बारे में क्रिटिसिज्म। खैर वो पहले बताता है कि जिस तरह
हमारा जो सिटी है सियालकोट, उसको अटैक किया गया था चारों तरफ से। तो सियालकोट जो है वो प्रॉपरली ब्लड में डूब चुका था, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये गलत बात है। प्रैक्टिकली भी इंसान को सोचना चाहिए और अपनी हेल्प करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये एक्चुअली 1965 के रेफरेंस से ये बात कर रहा था वो। फिर वो कहते हैं इस्लाम इस्लाम डेट्स ऑल यू केयर फॉर स्टबर्न्स एज अ चाइल्ड वाइल आई हैड वेस्टर्न। वो अपना बताता है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, इस्लाम इस्लाम आप कहते रहते हैं दादाजी को। लेकिन अब कहते हैं कि मतलब मैं भी आपके औलाद में से हूँ, लेकिन देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं ईट करता हूँ पोक, मैं पोक को खा लेता हूँ जो कि हराम होता है इस्लाम में। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट रखता है। मतलब वो कहता है कि अब मैं कितना सेकुलर हो चुका हूँ कि मैं ये भी खाता हूँ। Fifth stanza, grandfather, if the old houses collapse, if you die, where you built a court collapse। तो वो कहता है कि अगर आपका हमारा जो ओल्ड घर है, हमारा पुराना घर है, वो गिर जाए, तबाह हो जाए, सो सियालकोट कोलैप्स कर जाए, तो हम क्या करेंगे? आई शैल हैव नो मक्का। तो हमारे पास कोई मक्का नहीं बचेगा, मतलब हम वहाँ जा सकें, नो एडमायर, नहीं और कुछ भी नहीं होगा जिसको हम एडमायर कर सकें। एक्चुअली वो कहते हैं रिलीजन इज़ इरेलीवेंट टू ग्रीफ। मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई उदास है, इंसान कोई परेशान है, तो उसको आपके रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। ही नीड्स योर हेल्प, योर एनीथिंग। मतलब पेशेंस आपकी चाहिए उसको, आपका हेल्प चाहिए उसको, आपके वर्ड्स चाहिए, नथिंग लाइक आपका रिलीजन उसको नहीं चाहिए। रिलीजन irrelevant to grief when a person is in sorrow, he needs your time, your help, your energy, not your religion. The poet says that he is in closing of the lines can, वो कहता है कि मुझे पता है कि कोई भी पाकिस्तानियों से मुराद का मुसलमान है, कि कोई भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ये काइंड ऑफ मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे दादाजी मेरे से नहीं करते। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि मतलब लोग जो हैं वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैसे रिलीजियसली प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं सिर्फ अपनी नमाज़ें कुरान वगैरह पढ़ के, लेकिन उसको रियलिटी में अप्लाई नहीं करते। उसका मतलब है हम लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए इन अ प्रॉपर वे।